हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में हॉस्पिटल के बारे में। हॉस्पिटल का जो क्लासिफिकेशन है, कितने टाइप के हॉस्पिटल्स होते हैं उनके बारे में। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल जो है उनका किस तरीके से उसको बनाया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, कितना एरिया किस में होना चाहिए, ये सब चीज़ें। फिर हॉस्पिटल फार्मेसी, जो अगर कोई भी हॉस्पिटल है तो उसमें फार्मेसी भी होगी, तो फार्मेसी के बारे में। फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, अगर जो हॉस्पिटल फार्मेसी है मतलब जहाँ पे मेडिकल स्टोर है हॉस्पिटल का, उसका क्या क्या फंक्शन होते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, मतलब उसका क्या उद्देश्य रहता है हॉस्पिटल फार्मेसी का। लोकेशन एंड लेआउट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, मतलब उसका लोकेशन पूरे हॉस्पिटल में कहाँ पे हॉस्पिटल फार्मेसी होनी चाहिए, कितनी जगह में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है हॉस्पिटल फार्मेसी, क्या जिम्मेदारी, आज हम ये सब वीडियो में पढ़ेंगे। तो बने रहिए लास्ट तक, पूरी वीडियो देखना एंड तक। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल इज़ अ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट प्रोवाइड पेशेंट ट्रीटमेंट एंड स्पेशलाइज्ड मेडिकल स्टाफ। जो हॉस्पिटल है वो एक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट होता है जो कि पेशेंट को किसी भी डिसीज़ का ट्रीटमेंट देता है स्पेशलाइज मेडिकल स्टाफ के साथ साथ। फिर हम देखते हैं फंक्शंस क्या होते हैं हॉस्पिटल्स के। रिस्टोरिंग ऑफ हेल्थ, वो हेल्थ की रिस्टोर मतलब दोबारा से जैसी होती है वैसी बनाता है। एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं हॉस्पिटल के। रिसर्च में भी हॉस्पिटल जो होता है, हॉस्पिटल में रिसर्च वगैरह भी होती हैं। हेल्थ सुपरविज़न, हेल्थ के बारे में भी होता है कि हमारी हेल्थ के बारे में देखा जाता है, हेल्थ की बेटर से बेटर केयर करी जाती है हॉस्पिटल में। प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़, डिसीज़ से प्रिवेंट किया जाता है, दूर किया जाता है। ट्रीटमेंट और उपचार किया जाता है किसी भी डिसीज़ का। फिर हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल के बारे में। जो क्लासिफिकेशन है उस टाइप फर्स्ट में देखते हैं, ऑन क्लिनिकल बेसिस पे किया गया है। मेडिसिन होता है और सर्जरी होता है। मेडिसिन की बेस पे जैसे कि टीबी हॉस्पिटल, पाइडियाट्रिक हॉस्पिटल, साइकेट्रिक हॉस्पिटल। सर्जरी में जो मेजर सर्जरी होती है, ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, गायनोकोलॉजी हॉस्पिटल और ईएनटी, ईयर, नोज और टंग। फिर नॉन क्लिनिकल बेसिस पे देख लो, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट होते हैं। गवर्नमेंट में जैसे आप लोग देखते हैं कि आर्मी हो गए, नेवी, सिटी हॉस्पिटल, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं जो आर्मी वालों के लिए रखे जाते हैं फ्रेंड्स। फिर देखते हैं नॉन गवर्नमेंट, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल जो हमारे आस पास जितने भी एरिया में ओपन होते हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो गए। कुछ प्रॉफिट के लिए होते हैं, कुछ नॉन प्रॉफिट के लिए भी होते हैं। चर्च हॉस्पिटल हो गया, चैरिटेबल हॉस्पिटल, कम्युनिटी हॉस्पिटल। ये टाइप फर्स्ट था। अब टाइप सेकंड देखते हैं फ्रेंड्स। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज़ के हिसाब से देखो हमारा हॉस्पिटल किस तरीके से क्लासीफाई किया है। लार्ज हॉस्पिटल होता है उसमें मोर देन 1000 बेड होते हैं। मीडियम हॉस्पिटल जो होता है उसमें 500 से 1000 के बीच में बेड होते हैं। जो स्मॉल हॉस्पिटल है छोटा, 100 से 500 तक होते हैं। जो बहुत छोटा होता है उसको बेड लेस देन 100 से भी कम होते हैं उसमें। फिर हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट। थर्ड टाइप है हॉस्पिटल क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, मतलब पैसे के उस पर हॉस्पिटल को किस तरीके से डिवाइड किया है। इलाइट हॉस्पिटल, दे हैव अ डिलक्स रूम। जो इलाइट हॉस्पिटल होता है जैसे बड़ा कमरा होता है, आपका खुद टीवी होगा, उसमें रेफ्रिजरेटर भी होगा, फ़ोन भी होगा पर्सनली। जैसे होटल टाइप में, जैसे वो हॉस्पिटल होते हैं, प्राइवेट रूम देते हैं, ये सब टेक्नोलॉजीज होते हैं, एडवांस मेडिकल साइंस। रूम रेट पर 500 टू 300 पर डे के हिसाब से, क्योंकि अगर कोई भी हॉस्पिटल आपको इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो 3000 से 500 के बीच में रुपए लेगा। द हॉस्पिटल कॉल 5 स्टार हॉस्पिटल, इसको हम 5 स्टार हॉस्पिटल भी कहते हैं। सेकेंड आता है बजट हॉस्पिटल। फर्स्ट वाला इलाइट था। दीज हॉस्पिटल्स आर लो बजट पर्सन, मतलब जो ज़्यादा पैसे नहीं कर सकते, लो बजट वाले लोगों के लिए होता है, जैसे चैरिटेबल हॉस्पिटल और सिटी हॉस्पिटल। फिर टाइप 4 ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के बेसिस पे भी हॉस्पिटल को क्लासीफाई किया गया है। एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी, अलग अलग ये भी हॉस्पिटल होते हैं। फिर हम देखते हैं हॉस्पिटल को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल इज़ अ डायनामिक प्रोसेस। अगर हम कोई भी हॉस्पिटल ओपन कर रहे हैं
तो वो हमारी डायनेमिक प्रोसेस है, मतलब करना ही करना है। इन विच वेरियस प्रोसेस एक्टिविटी ब्रिंग्स, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम लोग को मिलती है। एंड अचीवमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव एंड कॉमन गोल्स, अगर हमने कोई गोल सेट किया है कि अगर हम हॉस्पिटल खोल रहे हैं तो उसको बेटर से बेटर चलाने की कोशिश करेंगे। द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ट्रस्टीज़, मतलब अगर कोई भी हॉस्पिटल है उस पर अगर ट्रस्टीज़ का अगर हाथ है, डायरेक्टर का हाथ है, तो वो बेटर से बेटर चल सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन हॉस्पिटल किया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ट्रस्टीज़ का उसमें हाथ है, तो उसमें बहुत सारी कम्युनिटीज़ बनती हैं। आप इस तरह फ्लो चार्ट में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं जैसे अगर कोई भी कम्युनिटी है तो उसमें एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, फाइनेंस कमेटी होती है, डेवलपमेंट कमेटी होती है, पब्लिक रिलेशन कमेटी होती है, क्लिनिकल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, एम्बुलेंट्री सर्विस, नर्सिंग, फार्मेसी सर्विस। ये सारी चीज़ें अगर कोई भी हॉस्पिटल आप खोल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप चला रहे हैं तो उसमें हर चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है। ये नहीं कि एक ही चीज़ से अगर हमने ठान ली कि हॉस्पिटल खोलना है, तो ये ऐसा नहीं है कि हम केवल हॉस्पिटल खोल लेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो उस हॉस्पिटल में प्रोवाइड करनी है, उसका मैनेजमेंट सिस्टम, हर चीज़ देखना पड़ता है। तो उस चीज़ के लिए हमें बहुत सारी कमेटी की ज़रूरत होती है, तो वही ऑर्गेनाइजेशन बताया गया है। फिर हम पढ़ते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी इज़ अ विच डील विद कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग, स्टोरेज, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स कॉल्ड हॉस्पिटल फार्मेसी, जहाँ पे मेडिसिन्स का कंपाउंडिंग बनाई जाती हूँ, डिस्पेंस की जाती हूँ, रखी जाती हूँ, मैन्युफैक्चर की जाती हूँ, पैकेज की जाती हूँ और डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, उसको हॉस्पिटल फार्मेसी कहते हैं। इट ऑल्सो डील्स विद एजुकेशन, रिसर्च विद फार्मास्यूटिकल सर्विसेज। हॉस्पिटल फार्मेसी में एजुकेशन एंड रिसर्च फार्मास्यूटिकल सर्विसेज भी होती हैं। अ हॉस्पिटल फार्मेसी इज़ कंट्रोल्ड बाय वेल क्वालिफाइड फार्मासिस्ट। जो हॉस्पिटल फार्मेसी है उसको रन कराने के लिए हमें क्वालिफाइड फार्मासिस्ट की ज़रूरत रहती है। फंक्शंस क्या क्या होते हैं जो अभी पहले बताए, डिस्पेंस करना, टीच करना पेशेंट को कि मेडिसिन किस तरीके से लें, रिसर्च में जाना, कोई मेडिसिन पे आपको रिसर्च करनी है रिसर्च करना, स्टोरेज करना मेडिसिन्स का, मैन्युफैक्चरिंग करना, परचेज करना ड्रग्स का। डिस्पेंसिंग होता है इंडोर डिपार्टमेंट, आउटडोर डिपार्टमेंट, सर्जिकल सर्विसेज, अल्कोहल, नारकोटिक, वार्ड सप्लाई, ये सारा काम होता है हॉस्पिटल फार्मेसी का। मैन्युफैक्चरिंग लार्ज क्वांटिटी और स्मॉल क्वांटिटी में। फिर हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है हॉस्पिटल फार्मेसी का। उद्देश्य, टू इंश्योर द एबिलिटी ऑफ अ राइट मेडिसिन। हम अगर किसी भी पेशेंट को राइट मेडिसिन देंगे, राइट टाइम पे देंगे, अगर जैसे अभी ज़रूरत है तो उसको अभी चाहिए तुरंत इमरजेंसी में। अब अगर आप उसको थोड़ी देर बाद तो बहुत प्रॉब्लम आ जाती हैं, और राइट डोज में देना चाहिए और राइट कॉस्ट में। ये उद्देश्य होता है कि अब ये नहीं कि टैबलेट पैरासीटामोल आती 2 रुपए की है, मांग आपसे 10 रुपये रहे, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, राइट डोज देनी, अगर एक टैबलेट है तो एक ही बतानी है, ये नहीं कि 2 ले लो, ऐसा नहीं। तो पार्टिसिपेट इन रिसर्च प्रोजेक्ट, जो हॉस्पिटल फार्मेसी का उसका मेन होना चाहिए वो रिसर्च प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करे, टू कोऑर्डिनेट विद अदर डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल। अब जैसे अगर हमारा डिपार्टमेंट हॉस्पिटल फार्मेसी है तो नर्सिंग स्टाफ भी कोई दूसरा डिपार्टमेंट है, तो उसके साथ उसकी जो बातचीत करने का कोऑर्डिनेशन है वो हमेशा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, द इम्प्लीमेंट डिसीजन ऑफ द फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी, जितनी भी डिसीजन वगैरह हैं वो फार्मेसी और थेरापेटिक कमेटी के बीच में इम्प्लीमेंट करा जाता है, वो हॉस्पिटल फार्मेसी का ही एक ऑब्जेक्ट रहता है। टू एक्ट एज अ काउंसलिंग डिपार्टमेंट फॉर मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग एंड पेशेंट। अगर हमें कोई भी समझ में कोई चीज़ नहीं आ रही है, कोई भी पेशेंट कभी कभी क्रिटिकल आ जाता है, तो हमें लोगों से बात करनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कशन करना चाहिए अलग अलग डिपार्टमेंट से। ये नहीं कि आ नहीं रहा है तो उससे बात ही मत करें, अपने एटीट्यूड में रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मतलब बात करनी चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं लोकेशन एंड लेआउट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी की क्या लोकेशन होनी चाहिए हॉस्पिटल में, और उसका क्या लेआउट होना चाहिए। द फार्मेसी शुड बी लोकेटेड इन द हॉस्पिटल प्रीमिसाइज सो द पेशेंट कैन स्टाफ कैन बी इजीली अप्रोच इट। मतलब बीच में होनी चाहिए, ना दूर होनी चाहिए ना कोने पे होनी चाहिए, बीच में होनी चाहिए। द बिल्डिंग ऑफ द हॉस्पिटल शुड बी लोकेटेड इन द ग्राउंड फ्लोर
और ग्राउंड फ्लोर पे होनी चाहिए, क्योंकि इजीली ऊपर से भी नीचे लोग ले जाएं और ग्राउंड फ्लोर में इजीली पेशेंट अवेलेबल रहता है। ठीक है, फिर इसका लेआउट देख लेते हैं। देखो, ये होता है उसका असेप्टिक सेक्शन, मतलब जहाँ पे प्रिपरेशन होती है। असेप्टिक सेक्शन मतलब जहाँ पे हम वो रखते हैं इंजेक्शन वगैरह हो गई, ये रखते हैं सेप्टिक। फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन होता है, रॉ मटेरियल रखा जाता है, स्टोर होता है, स्टोर जैसे रॉ मटेरियल यहाँ पे रखा गया, उसको स्टोर किया गया, बनाया गया, यहाँ से फिनिश्ड प्रोडक्ट लेके आए गई। ठीक है, यहाँ से लोग बाग निकलते रहते हैं, तो ये पासेज हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन मतलब जहाँ पे लोग दिखाने आते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से डिस्पेंसरी विंडो होती है, ये 3 विंडो है। यहाँ ओपन स्पेस मतलब यहाँ वेटिंग एरिया मान लो, यहाँ पे लोग वेट करते हैं मेडिसिन का, यहाँ से लेते हैं, यहाँ से मेडिसिन होती हैं, यहाँ से लेके आएंगे डिस्पेंसरी विंडो पे, तब विंडो 3 होती है, तो 3 विंडो पे यहाँ पे लोग वेट करते हैं, विंडो से मेडिसिन ले लेते हैं। फिर देख, रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मासिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ बेड स्ट्रेंथ। अगर कोई भी किसी हॉस्पिटल में अगर 50 बेड है तो उसमें 3 फार्मासिस्ट की ज़रूरत होती है। अगर किसी में 100 बेड है तो उसमें 5 फार्मासिस्ट की ज़रूरत होती है। अगर 100 से 200 बेड है तो उसमें 8 फार्मासिस्ट की ज़रूरत होती है। 2 से 300 अगर बेड का हॉस्पिटल है तो 10 फार्मासिस्ट की ज़रूरत है। और 300 से 500 का बेड है तो 50 फार्मासिस्ट की ज़रूरत। और अगर किसी हॉस्पिटल में 500 से भी ज़्यादा बेड है तो उसमें 18 फार्मासिस्ट की ज़रूरत होती है। फिर देखते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ एरिया ऑफ फार्मेसी ऑन द बेसिस ऑफ बेड स्ट्रेंथ। अगर बेड कितनी ज़्यादा तो उसमें हॉस्पिटल का एरिया कितना होना चाहिए। अगर स्टोर रूम है तो उसका 100 बेड से 5, अगर 100 बेड का स्टोर रूम है तो उसमें 450 स्क्वायर फीट जगह होनी चाहिए। 300 का है तो 1000 स्क्वायर फीट, और 700 बेड है तो 2400 का स्क्वायर फीट जगह होनी चाहिए। फिर डिस्पेंसरी के लिए देख लेते हैं। डिस्पेंसरी अगर 8 बेड की है तो 550, 500 और 800, 700 पे 800। ऑफिस जो है वो 100 बेड का, तो वो 110 स्क्वायर फीट, 300 का तो 150, 700 का 2000। ठीक है, फिर पेरेंट्रल प्रिपरेशन, ये पेरेंट्रल के लिए अगर कोई भी जगह चाहिए तो बेड स्ट्रेंथ के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग एंड फॉर टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग 900 स्क्वायर फीट जगह होनी चाहिए, और एसेप्टिक के लिए 250 स्क्वायर फीट। फिर हम देख लेते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की। सबसे पहले उसको टेक्निकल एबिलिटी आनी चाहिए, मतलब ही शुड नॉलेज ऑफ बेसिक साइंस ऑफ फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, फार्माकोलॉजी आनी चाहिए, उसे फार्माकोडायनामिक आना चाहिए, फार्माकोकाइनेटिक आना चाहिए कि मेडिसिन किस रूट से जाती है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आना चाहिए, स्टेबिलिटी आनी चाहिए। और जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए ड्रग्स की, कि इसको कैसे हैंडल करें, कितने टाइम, कितने डोज, ये सारी चीज़ पता होनी चाहिए। एबिलिटी टू डेवलप अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन। अगर कोई भी हॉस्पिटल फार्मेसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन चला रही है तो उसको डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल रहता है फार्मासिस्ट का। सप्लाई क्वांटिटी, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल, उसको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराए टू कंट्रोल क्वालिटी, सप्लाई इक्विपमेंट एंड रॉ मटेरियल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी होनी चाहिए उसमें। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट शुड बी एबल टू प्लान, ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल वेरियस फंक्शंस ऑफ फार्मेसी। अलग अलग फंक्शंस होते हैं उसको, जैसे चीफ फार्मासिस्ट इज यूजुअली रिस्पॉन्स फॉर रिक्वायरमेंट, इंटरव्यूइंग, सिलेक्शन, मतलब अलग अलग मेडिसिन को सर्च करना, उस पर वर्क करना, ये रहता है फार्मासिस्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी। एबिलिटी टू कंट्रोल इन्वेंट्री, मतलब चीफ फार्मासिस्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल ओवर द इन्वेंट्री ऑफ ड्रग्स, मतलब हमारा जितना भी स्टॉक आता है हमारे हॉस्पिटल फार्मेसी में उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। एबिलिटी टू कंट्रोल इन्वेंट्री, कितना स्टॉक आया, कितना गया, ये भी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है फार्मासिस्ट की। एबिलिटी टू कंडक्ट एंड पार्टिसिपेट इन रिसर्च प्रोग्राम, ये फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी रहती है कि वो अलग अलग रिसर्च प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करे, और मेथड जाने प्रिजर्वेशंस के, प्रिपरेशंस के, क्वालिटी ऑफ ड्रग्स को कैसे इम्प्रूव कर सकें। एबिलिटी टू कंडक्ट टीचिंग प्रोग्राम, ये भी एक फार्मासिस्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो टीचिंग प्रोग्राम में भी अपना रेस्पॉन्सिबल रहे। द ट्रेनिंग ऑफ द फार्मासिस्ट स्टूडेंट शुड बी एबल टू मस्ट डेवलप साइड अदर फंक्शंस, ही मैनेज डिस्पेंसरी एरिया, शुड हैव कंट्रोल ओवर द स्टोरेज ऑफ ड्रग्स, ये सारी रहती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।